नमस्कार दोस्तों, यह बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए अपने पहले सफ़र पर निकलता है। दुनिया के बेहतरीन उद्योगपतियों से लेकर सदा के लिए अपना देश छोड़कर दूसरे देश जा रहे यात्री इस जहाज़ पर रवाना होते हैं। इस जहाज़ को लेकर लोगों के मन में अत्यधिक रोमांच है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ ही नहीं, ये अपने साथ साथ ऐशो आराम की वो तमाम सुविधाएं लेकर जा रहा था जिसकी कल्पना उस जमाने में कर पाना मुश्किल था। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवीसी वायरल हिंदी और मैं आपके साथ सुदर्शन सबलानिया। फिजिकल मैप के अनुसार यह जहाज़ 269 मीटर लंबा और 50 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा था। उस समय इसको बनाने में लगभग 7.5 मिलियन डॉलर का खर्च आया था, जो आज का लगभग 400 मिलियन डॉलर है। अंदर की सजावट को देखें तो बड़े से बड़े 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़ी बड़ी सीढ़ियां, टर्किश बाथ, हीटिंग स्विमिंग पूल, इलेक्ट्रिक बाथ, 4 रेस्टोरेंट, 2 सैलून और बड़ी लाइब्रेरी। इस जहाज को बनाने में जिस मैकेनिज्म का यूज किया गया था, उस वजह से इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। परंतु 12 अप्रैल 2012 को टाइटैनिक को आइस वार्मिंग मिलने लग जाती है। अंटार्कटिक से बढ़कर यह टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा था। 14 अप्रैल की रात तक यह जहाज 2 आइसबर्ग को टालता हुआ आगे बढ़ता है, परंतु यह अपनी स्पीड को कम नहीं करता। उस समय स्पीड लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर थी। अब इससे आगे शुरू होती है टाइटैनिक की वह भयावह रात, जो एक सदी के बाद भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। 14 अप्रैल 2012 की रात को 11:39 पर जहाज के क्रूज नेस्ट पर बैठे फेडरिक फ्लीट को एक बड़ा सा आइसबर्ग दिखाई देता है। वह 3 बार वार्मिंग अलार्म को बजाता है और टेलीफोन पर कैप्टन को बताता है कि सामने बहुत बड़ा आइसबर्ग है, परंतु तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और टाइटैनिक का सामने राइट का हिस्सा जाकर आइसबर्ग से टकराता है और लगातार 10 मिनट तक उसके साथ रगड़ता हुआ जाता है, जिसकी वजह से जहाज में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है। यह आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लंबाई में यह 250 फीट का था और ऊंचाई में यह क्रूज नेस्ट के जितना था। इसका वजन लगभग 1.5 मिलियन था। टकराव के तुरंत बाद कैप्टन स्मिथ और जहाज के आर्किटेक्ट टकराव से हुए नुकसान को देखने के लिए पहुंचते हैं, तो उनके पैरों नीचे जमीन खिसक जाती है। यह देखकर कि जहाज तो अब भी कुछ समय बाद डूब जाएगा, कैप्टन स्मिथ अपने साथी सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स को लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने को कहते हैं और बाकी क्रू मेंबर को रॉकेट्स और फ्लेयर्स आदि छोड़ने को कहते हैं, इस उम्मीद में कि कोई आसपास का जहाज उन्हें बचाने के लिए आ जाएगा। परंतु अनफॉर्चुनेटली आरएमएस कारपेथिया जहाज के अलावा कोई भी इस सिग्नल को पकड़ नहीं पाता है। परंतु उस समय कारपेथिया जहाज टाइटैनिक से लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर था। यह अपनी टॉप स्पीड में भी चलता है तो भी लगभग 3.5 घंटे का समय लगता है इसको टाइटैनिक के पास पहुंचने में। मगर क्या इतना समय टाइटैनिक के पास था? इसी बीच कैप्टन स्मिथ ऑर्डर दे देते हैं कि अब लाइफ बोट के जरिए लोगों को जहाज से उतारा जाए और प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को पहले लाइफ बोट दे दी जाए। टाइटैनिक पैसेंजर की अगर बात करें तो उनको ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। उनको लगता था कि यह अनसिंकेबल जहाज है जो कभी डूब नहीं सकता। इस वजह से जो पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई उसमें केवल 27 यात्री थे, जबकि एक लाइफ बोट की क्षमता 65 लोगों की थी। आधी से ज़्यादा लाइफ बोट खाली ही नीचे उतरी। अब भी 1500 से ज़्यादा लोग टाइटैनिक पर मौजूद थे। 2:20 पर यह जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है और धीरे धीरे पानी में डूब जाता है। 3 घंटे से भी कम समय में दुनिया का कभी भी न डूबने वाला जहाज पानी में समाहित हो जाता है। एक सूची के अनुसार 1537 लोग उस समय जहाज में मौजूद थे। वे या तो जहाज के साथ पानी में डूब गए या फिर जिन लोगों को तैरना आता था वह हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए, क्योंकि पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। जब ठंड की वजह से शरीर अचानक अपना तापमान खो देता है
तब ब्लड जमने लगता है, जिस वजह से इंसान की मौत हो जाती है। आरएमएस कारपेथिया जहाज जो लोगों को बचाने के लिए आता है, वह लगभग 3:30 पर टाइटैनिक के पास पहुंचता है और लाइफ बोट में उतरे 703 लोगों को यह बचा लेता है। अब आपको बताते हैं वह बात जो बहुत कम लोगों को पता है। आपको गुस्सा आएगा यह जानकर कि जब टाइटैनिक जहाज डूब रहा था, तब मात्र चंद किलोमीटर की दूरी पर एक और जहाज था, परंतु वह इन लोगों को बचाने के लिए नहीं आता है। कई इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च के बाद यह पता चलता है कि एक एसएस कैलिफोर्निया जहाज टाइटैनिक से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर था और कैलिफोर्निया जहाज ने ही टाइटैनिक को अंतिम चेतावनी दी थी आइसबर्ग के बारे में कि इस पानी में बहुत ज़्यादा आइसबर्ग है। कैलिफोर्निया जहाज खतरे को देखते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहता था। वह रात भर के लिए वहीं रुक गया और अपना रेडियो टर्न ऑफ कर लिया। इस वजह से वह कोई डिस्ट्रैक्ट सिग्नल कारपेथिया तक नहीं पहुंचता है। एसएस कैलिफोर्निया जहाज इतना नज़दीक था कि टाइटैनिक के डेक पर मौजूद लोग इस जहाज को देख सकते थे। जब टाइटैनिक पर मौजूद ऑफिसर इस जहाज को देखते हैं तो राहत की सांस लेते हैं और पैसेंजर को कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, एक जहाज आ रहा है, वह हमें बचा लेगा। परंतु कैलिफोर्निया जहाज तब भी नहीं पहुंचता जब रॉकेट उड़ाए गए और फ्लेयर्स फेंके गए। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि कैलिफोर्निया के क्रू मेंबर ने इन रॉकेट को आसमान में देखा भी था और उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को इसके बारे में बताया भी था। परंतु कैप्टन ने कहा कि इस जहाज पर काफ़ी अमीर लोग हैं जो पार्टी मनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, यह कोई डिस्ट्रेस सिग्नल जैसा नहीं है। अगले दिन जब कारपेथिया के कैप्टन रेडियो टर्न ऑन करते हैं तो उन्हें एसओएस कॉल सिग्नल्स मिलते हैं और जब वह टाइटैनिक के पास पहुंचते हैं तो उन्हें समुद्र में तैरती केवल डेड बॉडीज ही मिलती है। अगर कैप्टन लॉर्ड इन रॉकेट और फ्लेयर्स को सीरियसली ले लेते तो न जाने और कितनी जानों को बचाया जा सकता था, परंतु अफसोस के अलावा अब कुछ भी नहीं किया जा सकता।